आज की कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जो कि खाटू श्याम बाबा को अमीरों का भगवान मानते हैं। यह कहानी है रमेश जी के परिवार की। रमेश जी एक साइकिल रिक्शा चालक हैं और उनकी पत्नी कविता घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती हैं। लोगों के घर के बर्तन साफ करती हैं। उनका बेटा अमन घर के ही पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वह स्कूल बहुत ही साधारण है। एक बार अमन स्कूल से घर आते समय सीधे रास्ते से ना आते हुए गलती से दूसरे रास्ते से घर की तरफ निकला। अमन जब अपने स्कूल से थोड़ा आगे आता है तो वह एक स्कूल की ओर देखता है। उस स्कूल में शहर के अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं। उस स्कूल की शानदार इमारत को देखकर उसके मन में उत्सुकता होती है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसी स्कूल में पढूं। कितना सुंदर स्कूल है और कितनी सुंदर ड्रेस है। वह अपने घर जाकर अपने माँ बाप से जिद करने लगता है। वह कहता है कि पापा, मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। तो रमेश जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा वह स्कूल तो बड़े बच्चों का है। तो अमन ने कहा, मैं भी बड़ा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। आप मेरा दाखिला उस स्कूल में कराइए। तो रमेश जी ने उसे फिर से समझाया, बेटा यह नहीं हो सकता। वह बहुत पैसे वाले बच्चे हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अमन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो मेरी किस्मत ख़राब है क्या? मेरी किस्मत ख़राब है जो मैं आपके घर में पैदा हुआ। मेरी किस्मत ख़राब है जो आप मेरे माँ बाप हैं। मेरी किस्मत ख़राब है जो मैं इस घर में हूँ। इससे तो अच्छा मुझे कहीं बेच दो। जो पैसे वाले माँ बाप होते हैं उनको बेच दो। उसे नहीं पता कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि उस बच्चे की उम्र मात्र 7 साल की है। लेकिन उसने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर शायद बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि मुझे पाल नहीं सकते तो मुझे बेच दो। रमेश जी को उसकी यह बातें बड़ी तकलीफ दे रही थीं। उन्होंने अमन से कहा, ठीक है, अगले साल हम तुझे उस स्कूल में भर्ती करवा देंगे। रमेश जी की पत्नी कविता जी ने जब यह सुना तो हंसते हुए कहा, अरे तुम भी कैसी बातें करते हो? जो नहीं हो सकता वह क्यों बोलते हो? उन्होंने अमन को डांट कर चुप करा दिया। लेकिन उस रात रमेश जी को नींद नहीं आई। अगले दिन रमेश जी उस बड़े स्कूल में पहुंचते हैं। अपनी रिक्शा को वहीं पास में झाड़ियों में छिपा देते हैं और वह स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं। वह गेट कीपर से कहते हैं, मुझे वह फॉर्म चाहिए जो बच्चों के एडमिशन के लिए होता है। गेट कीपर रमेश जी को फटकार लगाते हुए कहता है, भाग जा यहाँ से। तुझे पता भी है तू किस स्कूल का फॉर्म मांग रहा है? पता है यहाँ की फ़ीस कितनी है? और तेरी हैसियत नहीं इस स्कूल के लायक। तो रमेश जी ने कहा, अरे वह फॉर्म मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। जिन साहब का मैं ड्राइवर हूँ, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उन्होंने मंगाया है। यह सुनकर गेट कीपर ने मन में सोचा, अगर सच में यह किसी बड़े आदमी का ड्राइवर निकला तो मेरी नौकरी जा सकती है। यह सोचकर गेट कीपर ने उन्हें स्कूल के अंदर जाने दिया। दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फिर यह तो एक छोटा सा झूठ है। अब अंदर जाकर वह वही बातें दोहराते हैं तो सब कहते हैं कि यह फॉर्म तो 1500 का है, आप इसके पैसे लाए हैं। रमेश जी ने कहा, नहीं, पैसे तो नहीं लाया। फिर मैं साहब से कह देता हूँ कि आप फॉर्म नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम रुको। उनके मन में डर बैठ गया कि पता नहीं कौन से साहब हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसे फॉर्म दे देते हैं। 1500 रुपये की ही तो बात है, जब एडमिशन होगा तो वसूल कर लेंगे। यह सोचकर स्कूल वालों ने रमेश जी को फॉर्म दे दिया। अब चलते समय रमेश जी ने पूछा, 5वीं क्लास में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कितने रुपए लगते हैं? तो स्कूल वालों ने जवाब दिया, इसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? उसकी चिंता तो तेरे साहब करेंगे। तो रमेश जी ने कहा, फिर भी मैं तो बस पूछ रहा था। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपए लगते हैं। इसमें एडमिशन फ़ीस, बस का किराया, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल ड्रेस भी शामिल है। पहले साल में करीब 2 लाख लगते हैं और अगले साल से हर साल करीब 1 लाख रुपए लगते हैं। यह सुनकर वह चुपचाप स्कूल से बाहर आ गए। घर पर वह अपनी पत्नी कविता को बताते हैं कि उस स्कूल की पहले साल की फ़ीस 2 लाख रुपए है। वह पहले दिन ही जमा करानी पड़ेगी, जिस दिन एडमिशन होगा। कविता जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम अपना समय ख़राब कर रहे हो। तो रमेश जी ने कहा, नहीं, हमारे पास 30,000 रुपये हैं। बस हमें 1,70,000 रुपये और जमा करने हैं और अभी हमारे पास 6-7 महीने का समय है। कविता जी ने कहा, जो हो नहीं सकता तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? बेकार की बातें क्यों करते हो? अमन ने बस ऐसे ही कह दिया, तुमने उसकी बात को दिल पर लगा लिया। इसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। 2 दिन से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और तुम ठीक से सो भी नहीं रहे हो। ये तुम क्यों कर रहे हो?
रमेश जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे इसके लिए रात दिन रिक्शा क्यों न चलाना पड़े, लेकिन मैं अमन के लिए यह कर ही रहूँगा। तो कविता जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी 2 से 3 घर और पकड़ लूँगी, थोड़ा काम ज़्यादा करूँगी। मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, हम दोनों मिलकर पैसे जोड़ लेंगे। अब वह खाना खाकर उठकर चलने लगते हैं तो कविता जी पूछती हैं, अब कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम आए हो। तो रमेश जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, अब से मैं खाना खाने के बाद रात में 2 घंटे और रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि हमारा घर स्टेशन के पास है और मुझे सवारी मिलने में दिक्कत नहीं आएगी और रात के समय 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगले दिन कविता जी जिस घर में काम करती थी, वहाँ कोई पाठ हो रहा था, कोई भजन हो रहा था खाटू श्याम बाबा जी का। अब वह दूर खड़े होकर देखती रहती हैं और फिर घर आकर अपने पति रमेश जी से कहती हैं कि हम भी उनकी पूजा करें, बहुत पैसे वाले भगवान हैं। तो रमेश जी हंसकर बोले, पैसा वाला भगवान? कौन सा भगवान पैसे वाला है? कविता जी ने कहा, वहाँ सभी पैसे वाले लोग आते हैं। जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ आज पूजा थी, उन्होंने मुझे यह लड्डू वगैरह भी दिए हैं और यह पैसे वालों के भगवान हैं। तो रमेश जी ने पूछा, भगवान का नाम बताओ, कौन सा भगवान है और क्यों है पैसे वाला भगवान? कविता जी ने कहा, कोई खाटू श्याम बाबा हैं और वह पैसे देते हैं। तो रमेश जी ने कहा, कौन से भगवान इस तरह पैसे देते हैं? तुम किन बातों में आ गई हो? चलो तुम खाना लगाओ। अब वह खाना खाकर रिक्शा चलाने निकल दिए। लेकिन कविता जी के मन में यह बात बैठ गई थी कि यह जो खाटू श्याम बाबा हैं वह पैसे देते हैं, सब पैसे वाले हो जाते हैं, सबके काम बन जाते हैं, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। मैं इस भगवान से कहूँगी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं तो यही कहूँगी। अगले दिन सुबह से ही वह उसी घर में जाती हैं जहाँ वह काम करती हैं। वहाँ पर जाकर वह उस घर की मालकिन से पूछती हैं, दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछनी है। तो उस महिला ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? कविता जी ने कहा, दीदी यह जो पैसे वाले भगवान हैं इनकी कोई फ़ोटो है क्या? तो उस महिला ने चौंक कर कहा, कौन पैसे वाले भगवान? तो कविता जी ने कहा, वही भगवान जिसकी कल आपके घर में पूजा थी। ये जो बड़ी सी फ़ोटो लगी है, इनकी कोई छोटी फ़ोटो है क्या? तो वह महिला पूछती है, क्या करोगी फ़ोटो का? कविता जी कहती हैं, मैं भी इनकी फ़ोटो अपने घर में रखूँगी और कहूँगी कि मेरे घर को बड़ा कर दें और मुझे बहुत सारा पैसा दें। यह सुनकर वह महिला हंसने लगी और बोली, अच्छा और क्या करोगी? तो कविता जी ने कहा, मैं बहुत कुछ मांगूंगी। तो वह कविता जी को खाटू श्याम जी की छोटी सी और प्यारी सी फ़ोटो और एक लॉकेट लाकर देती हैं। वह कहती हैं, यह पकड़ 500 रुपये। तो कविता जी ने पूछा, यह किस लिए? तो मालकिन ने कहा, तू अगर पूजा पाठ करेगी तो तुझे कुछ सामान भी तो चाहिए होगा। तो कविता जी एकदम से बोली, देखो ये तो वास्तव में पैसे वाले भगवान हैं। तो मालकिन ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझी। तो कविता ने कहा, देखो अभी तो यह मेरे हाथ में ही आए हैं और इनके आते ही आपने मुझे 500 रुपये दे दिए। मालकिन यह सुनकर हंसने लगी। वह बोली, पगली कहेंगी, पैसे वाला मत बोल। हाँ बस ये बात सही है कि बाबा से सच्चे दिल से जो मांगो वह ज़रूर पूरा करते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन हर मनोकामना पूरी होती है। घर जाकर वह सारी बातें रमेश जी को बताती हैं तो वह भी हंसते हुए कहती हैं, सही में यह तो तेरे पैसे वाले भगवान ही हैं। कविता जी बाबा की तस्वीर को घर के एक कोने में साफ करके रखवा देती हैं और एक ही बात कहती हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। ऐसा बोलती हैं कविता जी। कोई भी पूजा पाठ करनी नहीं आती थी उनको, बस हाथ जोड़कर यही सब बातें दोहराती रहती थीं। यह देखकर रमेश जी हंसते और कहते, इस तरह तो तेरे भगवान ने सुन ली और बच्चे का एडमिशन हो गया। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 हफ्ते के बाद अमन का जन्मदिन आने वाला था। रात को जब रमेश जी रिक्शा चलाकर घर लौटे तो देखा कि अमन जाग रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा तू अभी तक क्यों जाग रहा है? तब अमन ने कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। रमेश जी ने कहा, बता क्या बात कहनी है? अमन ने कहा, मुझे एक साइकिल चाहिए। और यह कहकर वह एक अखबार लेकर आया जिसमें साइकिल की फ़ोटो होती है। वह फ़ोटो दिखाते हुए रमेश जी से कहता है, मुझे यह वाली साइकिल चाहिए। रमेश जी अखबार को साइड में रखते हुए कहते हैं, ठीक है ले आएंगे, क्योंकि वह दिन भर के थके हुए थे। तो अमन वह अखबार फिर उठाकर उनके हाथों में देता और कहता है, मुझे यह साइकिल चाहिए, नहीं तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। रमेश जी कहते हैं, ठीक है तुम्हारे जन्मदिन पर हम यह साइकिल लेकर आएंगे, अब खुश हो जाओ। कविता जी को नहीं पता था कि रात में क्या बात हुई है, क्योंकि वह सो रही थी। सुबह जब उन्होंने रमेश जी के हाथ में वह अखबार देखा तो हंसते हुए पूछने लगी, अब क्या रिक्शा बेच के यह साइकिल लेकर आओगे?
रमेश जी कविता को पूरी बात बताते हैं तो कविता जी कहती हैं, तुम उसकी हर जिद पूरी क्यों करते हो? रमेश जी ने कहा, अगले हफ्ते अमन का जन्मदिन है। वह अमन को अपने पास बुलाते हैं और उसे दूसरी कुछ सस्ती साइकिल का फोटो दिखाकर पूछते हैं, बेटा अगर यह वाली साइकिल लेकर आऊँ तो कैसा रहेगा? तो अमन ने कहा, नहीं, मुझे तो वही साइकिल चाहिए। तो रमेश जी ने कहा, ठीक है, मैं पक्का वही लेकर आऊँगा। रमेश जी जब यह पता करते हैं कि वह साइकिल कितने पैसे की आती है तो पता चलता है कि उसकी कीमत तकरीबन 6,500 रुपये है। रमेश जी पूरे महीने रिक्शा चलाने के बाद भी इतने रुपए ही कमा पाते हैं। रमेश जी बहुत मायूस हो जाते हैं। कविता जी इनके लिए खाना लगाती हैं तो वह एक निवाला खाते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं। कविता ने कहा, खाना तो खा लो। रमेश जी ने कहा, अभी मेरा मन नहीं, थोड़ा टहल कर आता हूँ। और वह पैदल पैदल टहलने लगते हैं। आगे जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी एक आदमी आता है और पूछता है, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? वह रमेश जी का एक पुराना दोस्त था। रमेश जी उसे सारी बातें बताते हैं तो उनका दोस्त कहता है, मैं तेरी एक समस्या तो दूर कर सकता हूँ, यह साइकिल वाली समस्या। तुझे तैरना आता है ना, और तूने बहुत समय से कोई करतब भी नहीं दिखाया। तो रमेश जी ने कहा, वह सब पुराने समय की बात है, वह सब तो बचपन की बातें हैं, अब बहुत समय हो गया है। तब रमेश जी का दोस्त बोला, तू मेरे साथ चल, यहाँ पर एक सर्कस लगा हुआ है, वहाँ पैसे मिलते हैं, चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। वह वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पानी वाला करतब अब बंद हो चुका था। वह वहाँ से वापस लौट रहे थे, तभी एक आदमी उनसे कहता है, हमारा एक आदमी जो ऊंचाई से पानी में कूदता था वह लास्ट समय पर धोखा दे गया है। सारी टिकट बिक चुकी हैं, पब्लिक मुझे गाली देगी और हमारे सर्कस की बहुत बदनामी होगी। तभी रमेश जी ने पूछा, भाई साहब कहाँ से कूदना है, मुझे बताइए, मैं कुछ मदद करता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई तुम जाओ यहाँ से। रमेश जी ने कहा, आप मुझे बताइए तो सही, कितने रुपए मिलेंगे और कहाँ से कूदना है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो वह रमेश जी को एक पट्टा दिखाता है जो बहुत ऊंचाई पर लगा होता है और नीचे स्विमिंग पूल होता है। स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ था और चारों तरफ पब्लिक थी। वह टेंट के पीछे से रमेश जी को दिखाता है कि देखो वहाँ से पानी में कूदना है। रमेश जी ने कहा, कितने रुपए दोगे? उस आदमी ने कहा, पहले तुम ध्यान से देख लो। उनके दोस्त ने मना किया, अरे छोड़, यह बहुत ऊंचा है, यह सब छोड़ो, हम घर के लिए चलते हैं। रमेश जी ने कहा, एक मिनट रुको, पैसे कितने दोगे? उसने कहा, 2,000 रुपये दूंगा एक बार कूदने के। रमेश जी ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं कूदूंगा। रमेश जी ने सब हिसाब लगाया कि बस 3 बार कूदना है और साइकिल आ जाएगी। और फिर जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है कि पहले पूरी बात सुन लो, आपको सिर्फ कूदना नहीं है, आप जब ऊपर पहुंचोगे तो आपके पूरे शरीर पर आग लगा दी जाएगी, आप जलते हुए नीचे कूदोगे। रमेश जी ने कहा, बस उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा, कूदने से पहले आप इस कागज़ पर साइन करके जाओगे कि अगर इस करतब के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे सर्कस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रमेश जी ने बिना कुछ पढ़े उस पर अपना अंगूठा लगा दिया और वह फटाफट ऊपर चढ़ गए। उन्हें पूरी तरह से ढक दिया गया और आग लगा दी गई। ढकने के बाद भी रमेश जी को आग की तपिश महसूस हो रही थी क्योंकि उनकी कॉस्ट्यूम में काफ़ी सुराग थे। वह ऊपर से कूदने के बाद तुरंत बाहर निकलते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, मेरे 2,000 बन गए ना? तो उस आदमी ने कहा, हाँ बन गए। उसने 2,000 रुपये रमेश जी को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे 2,000, अब कल आ जाना। तब रमेश जी ने कहा, एक बार और कूदूंगा और पैसे दोगे? तो वह आदमी सोचने लगा कि उनके यहाँ जो आदमी पहले था वह 2 घंटे में एक बार कूदता था और बहुत नाटक करता था, और यह अभी तो पानी में गिरा और यह दोबारा कूदना चाह रहा है, इसे वाकई में पैसों की बहुत ज़रूरत है। रमेश जी वापस ऊपर चढ़ते हैं और वापस से आग लगाई जाती है। इस बार उनका कॉस्ट्यूम पीठ की तरफ से काफ़ी जल चुका था। वह फिर से कूदते हैं और पानी से निकलते ही पूछते हैं, मालिक 2,000 और हो गए। अब वह एक बार और कूदना चाहते थे। तो सर्कस का मालिक उन्हें रोकता है और पूछता है, अच्छा यह बता, तू यह सब क्यों कर रहा है? तब रमेश जी ने कहा, मुझे अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदनी है, लेकिन वह साइकिल लेने की मेरी हैसियत नहीं है। तो मालिक ने कहा, वह साइकिल मैं दिलाता हूँ, तू साइकिल भी ले ले और मैं तुझे तेरे 4,000 रुपये देता हूँ, लेकिन अब मत कूद क्योंकि अब तेरी जान को खतरा हो चुका है, तेरे कॉस्ट्यूम का काफ़ी कपड़ा जल चुका है। रमेश जी ने कहा,
भीख तो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं मांगी और एहसान किसी का मुझे नहीं लेना। मेहनत करूँगा और कमाऊँगा तभी पैसा लूँगा, वरना नहीं लूँगा। मालिक बहुत मना करता है, लेकिन रमेश जी फिर भी जिद करके वापस ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर से आग लगाई जाती है और वह फिर से कूदते हैं। इस बार उनकी पीठ पूरी जल जाती है। बाहर आते ही वह मालिक से कहते हैं, मालिक 6,000 रुपये दे दो। तो सर्कस का मालिक उनको पहले तो गले लगाता है और फिर उन्हें दवाई देता है जो जलने पर लगाई जाती है, और सलाह देता है कि आज इस दवाई को लगाना और कपड़े मत लगाना उसके ऊपर। रमेश जी बहुत खुश हैं। उन्हें एहसास ही नहीं कि उनकी पीठ जल चुकी है। उन्हें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि बच्चे की साइकिल का इंतजाम हो गया है। घर पर आकर वह अपनी पत्नी को सब बताते हैं। उनकी पत्नी कविता बहुत रोती हैं और रोती हुई बोलती हैं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब कहते हुए कविता जी के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन बच्चे को अभी भी कुछ पता नहीं। वह सो रहा था। वह उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, कितना प्यारा बच्चा है हमारा, इसकी फरमाइश पूरी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके बाद वह लेट जाते हैं। कविता जी उनको दवाई लगाती है। अब एक दिन बाद अमन का जन्मदिन आता है। वह बहुत खुश है कि पापा ने वादा किया था साइकिल आएगी। अगले दिन जब वह उठता है तो वह एक फरमाइश और कर देता है। वह कहता है कि पापा, इस बार जन्मदिन पर हम अपने आसपास के सभी लोगों को बुलाएंगे। मैंने टीवी पर देखा है कि बच्चों के जन्मदिन पर आसपास के लोग आते हैं और हम एक केक मंगाएंगे। उसके पापा ने इसके लिए भी हाँ कर दिया। दोस्तों, हर जगह हाँ करने वाला बाप होता है। कविता जी ने रमेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रमेश जी ने कहा, बस आज आखिरी बार जाऊंगा, आज सर्कस का आखिरी दिन है। अमन रमेश जी की यह बात सुन लेता है। वह प्लान बनाता है कि रात में जब पापा जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा। देखूं तो सही, पापा अकेले अकेले कौन सा सर्कस देखने जाते हैं। सबसे पहले रमेश जी उन 6,000 रुपये से एक साइकिल खरीदते हैं और उसे एक पड़ोसी के यहाँ छुपा देते हैं, यह सोचकर कि वह कल अपने बेटे अमन को सरप्राइज़ देंगे। उसके बाद वह अपने दोस्त के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, मुझे आज और जाना है सर्कस में। तो वह कहता है, आज क्यों जाना है, साइकिल तो तूने खरीद ली, अब क्या चाहिए। रमेश जी कहते हैं, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है। तो उनके दोस्त ने कहा, अभी तेरी पीठ ठीक नहीं है, तू क्यों कर रहा है यह सब। रमेश जी ने कहा, नहीं यार, बस आज और करना है, फिर नहीं करूँगा। रमेश जी अपने दोस्त के साथ सर्कस की तरफ चल देते हैं। पीछे पीछे उनका बेटा अमन भी चल रहा था। रमेश जी को पता ही नहीं चला कि उनका बेटा उनका पीछा कर रहा है। सर्कस में पहुंचकर वह मालिक से कहते हैं, मालिक, आज मुझे बस 2 बार कूदने दो। मालिक मना कर देता है कि नहीं बेटा नहीं, तेरे काफ़ी चोट लगी है, अभी तेरे घाव नहीं भरे, तू दोबारा से कूदने क्यों आया है। रमेश जी ने बहुत जिद की तो मालिक ने कहा, ठीक है, तू सिर्फ एक बार कूदेगा और इसके अलावा नहीं कूदने दूंगा। रमेश ने सोचा, चलो काम बन जाएगा, मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत है। वह ऊपर जाते हैं तो बेटा नीचे से खुश होकर ताली बजा रहा था, लेकिन पापा को नहीं पता कि भीड़ ने उनका बेटा भी उन्हें देख रहा था। अभी वह खुश है कि उसके पापा इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं, वह पानी में कूदेंगे। वह खुश है, लेकिन जैसे ही उनमें आग लगाई जाती है, अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा को छोड़ दो। किसी को उनकी आवाज़ नहीं आती, वह डर रहा होता है। जैसे रमेश जी पानी में कूदे, बच्चे को इतना बड़ा झटका लगा। वह भागता हुआ अपने घर आ गया। उसकी मम्मी ने कई बार पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान है। वह कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। अब रमेश जी सर्कस में अपना खेल दिखाकर घर लौट रहे थे। साइकिल लेकर अपने घर में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका बेटा आ गया, साइकिल पकड़ी और बाहर फेंक दी। रमेश जी ने कहा, यह क्या बदतमीजी कर रहा है, मैं तो तुझे सरप्राइज़ देने के लिए इसे खरीद कर लेकर आया था। वह अपने पापा की उंगली पकड़कर उन्हें अंदर ले जाता है। रमेश जी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। वह बिना कुछ कहे एकदम से रमेश जी की शर्ट फाड़ देता है और अपने पापा की जेब से वह ट्यूब निकालता है जो जले पर लगाते हैं। अपने पापा की पीठ पर छोटी छोटी उंगलियों से दवाई लगाता है और अपने पापा से बोलता है कि ना मुझे साइकिल चाहिए और ना मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन चाहिए, मुझे तो बस पापा चाहिए। जो मैंने गलतियाँ की हैं, बदतमीजियाँ की हैं, मैं उन सब के लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ। जो मैंने एक साइकिल की वजह से आपको इतना परेशान किया, मैं उस साइकिल पर बैठ भी नहीं सकता जिसकी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है। यहाँ पर उसके पापा उसे गले लगाते हैं। दोनों बाप बेटे बहुत रोते हैं। यह देखकर कविता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खाटू श्याम बाबा के सामने जाकर कहती है, तूने पैसा तो नहीं दिया, तूने सुकून दे दिया और हमारा बेटा हमें वापस कर दिया, उसकी सारी बदमाशियाँ खत्म कर दी।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो सबसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।